शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने शफ़क़त फरमाई और अगर आपका रवैया मेरे साथ ऐसा ही रहा तो मुझ में भी इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरी पाएंगे आप। जनाब स्पीकर, इस कोर्ट मुझे तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस ऐवान में मैं वाहिद आदमी हूँ जो दहशतगर्दी में भी 7 साल कैद हुआ और अपनी माँ का जनाजा छोड़ के गया। अभी परवेज़ लाई को मैंने कहा तू चला जा, मुझे शर्म आती है, बीबियाँ भी हैं, कि मैंने रात तैयारी कर ली थी जब मिलिट्री कोर्ट के पहले दिन 1 साल कैद बामशक्कत मैंने गुजारी और कोड़े, जो कि इनके चचा ने ख्वाजा सफदर साहब और चौधरी ज़हूर लाई साहब ने माफ़ी दिलवाई और दोनों मुरहिमीन का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब ये कोड़े लगते थे तो 7 लाउड स्पीकर लगाया जाता था। आप अंदाज़ा लगाएं एक वर्कर का कि जब सियासी वर्कर को कोड़े लगते थे तो 7 लाउड स्पीकर लगा दिया जाता था कि सारी बारकों में और सारे चौकों में, कमेटी चौक में, शहीद चौक में, और ये ऐसी तमाशबीन कौम थी कि हज़ारों लोग वो नज़ारा देखने जाते थे। अजगज़ई साहब से मेरे 100 इख्तलाफ सही, मैं इस मुल्क में वाहिद आदमी हूँ जो समझता हूँ कि पठानों के साथ शनाख्ती कार्ड में ज़्यादती हो रही है और पठानों के साथ पुलिस का रवैया नारवा है। लेकिन आज केस बड़ा अहम है जनाब स्पीकर। पहली दफ़ा में 17 लाख केसेस पेंडिंग है जनाब स्पीकर, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 17 लाख केसेस पेंडिंग है। इस मुल्क में जो कोर्ट का निज़ाम का सिस्टम है उस पर हर एमएनए काबिल एहतराम है। काश किसी की नज़र जाए कि ये भी देखा जाता है कि किस चैम्बर से जज बने, ये भी देखा जाता है और कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार देखें। नहायत फरसूदा, नहायत ही नाकाबिल एतबार, और उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैं जनाब स्पीकर स्टूडेंट वर्कर था जब ढाका में यूनिवर्सिटी से खिताब करके बाद में मैंने आके कहा कि ढाका के हालात बड़े ख़राब हैं, ये आपसे अलग हो जाएंगे। ये सारी कौम ने मेरा मजाक उड़ाया कि उर्दू मीडियम बकवास, ये वो फलां। इन दी एंड आज बांग्लादेश में आप एक 20 रुपए के रक्शे पे सफ़र कर सकते हैं जो पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता। यही हाल बलूचिस्तान का है, जो बड़े बड़े वडेरों ने, चोरों ने, डाकुओं ने, डाकू नहीं कहना चाहिए, इन्वेस्टर कहता हूँ, 1-1 लाख रुपए एकड़ ज़मीन ली, वो आज 1-1 करोड़ रुपए एकड़ है और 200-200, 300-300 एकड़ें इन लोगों ने मनसूबाबंदी के तहत ये नक्शे निकलवा लेते हैं कि यहाँ क्या बनेगा, पोर्ट किधर होगी। इनके तल्लकात होते हैं कि शिपमेंट कहाँ से होगी और इकनॉमिक रिव्यू के कारखाने के प्लाट किधर होंगे। तो आप देखें जो असल बलोची है वो खून के आंसू रो रहा है। उसने 20-20, 30-30 हज़ार रुपये कनाल पे, 10-10 हज़ार रुपये कनाल पे अपनी धरती माँ को बेचा है। इसमें पंजाबी हैं, इसमें सिंधी हैं, इसमें इन्वेस्टर हैं और उसके खून की आंखें जो हैं खून आलूद, उसको अगर कौम और फौज और हुकूमत नहीं समझ रही तो आने वाले वक्तों में इसको समझ लेगी। और मैं आज बलूचिस्तान को उसी तरह ख़तरनाक देख रहा हूँ जिस ज़माने में ढाका यूनिवर्सिटी में ख़िताब करने के बाद मैंने कहा था हालात बहुत ख़राब हैं। अब जनाबे वाला अदालतों में मैं अगर इजाज़त दें तो ये जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने 14 साल बाद बाप और बेटे की रिहाई का फैसला किया है। वहाँ मचलका गया, उन्होंने कहा उनको फांसी हुए 2 साल कैद, 2 साल हो गए। जनाबे वाला ये 2016 में 2 भाइयों और बेटों को फांसी की सज़ा माफ़ी गई है। उन्होंने कहा जनाब अली उन्हें तो मरे हुए 2 साल हो गए। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में अनडिक्लेयर वॉर है। इस मुल्क को ना इंडिया से खतरा है ना किसी से खतरा है। इस मुल्क के अंदर इसको दहशतगर्दी से खतरा है और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मैं समझता हूं इन कोर्ट्स में 11-12 मेरे बलोर साहब यहां मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी 12 बंदे फांसी दिए हैं, ये 1200 होने चाहिए। मैं सामने कह रहा हूं, पीठ के पीछे नहीं कह रहा।
क्या ये अदालतें, और ये सारे लोग जितनी असम्बलियां, 2 आदमी नहीं थे जी, एक फजलुर रहमान नहीं था, एक मैं नहीं था, इन सब लोगों ने बमा होशो हवास इस सारे मसवदे को माना है पिछली दफा, इसलिए कि वहां रहील शरीफ बैठा हुआ था, इसलिए कि वहां रहील शरीफ बैठा हुआ था, वहां जनरल रिजवान बैठा हुआ था, DGISI बैठा हुआ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे, मुख्तलिफ कॉलें हुई, मुख्तलिफ मसले हुए, इन्होंने कहा कि हमें कबूल है। आज उनके बैठने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में, मैंने आसिफ जरदारी साहब से ये कहा, शेरपाव साहब मौजूद हैं, इनसे भी मेरी कभी तल्लकात में उतार चढ़ाव आते हैं रहते हैं, मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूं। मैं 2 आदमी थे जी, मैं और शेरपाव साहब, मैंने आसिफ जरदारी को मुंह पे कहा कि ये लोग आपके आगे झूठ बोल रहे हैं, हम एतराफ़ कर रहे हैं। ये सियासतदान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि जो कमरे के अंदर कहे वही कमरे के बाहर कहे। मैंने कहा जनाब जो भी आप करेंगे अपनी जान पे करेंगे, ये जो हम 8, 10, 12 बंदे आपने बुलाए हैं, ये सारे लोग हम जुबान दे हैं। ओनली शेरपा वाज ए मैन देयर, ही स्टूड विद मी, ही सेड शेख रशीद इज राइट। हम 2 पार्टियां उनको कहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। जनाबे वाला, ये मसला 2 साल में अगर ये कहा जा रहा है कि आप अपने वो इस्लाहात नहीं हुई, वो जजेस नहीं आए, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट महफूज नहीं है, इस मुल्क में इस्लामाबाद कोर्ट महफूज नहीं है, कोयटा कोर्ट महफूज नहीं है, और एक APC के हमले के बाद ये फैसला किया गया कि ये कोर्ट्स बनाई जाएं। जनाब स्पीकर, ये केस इतना सीरियस है कि शायद 2 साल नहीं 10-20 साल बाद भी इस सारी बेल्ट में जो आग लगी हुई है, मुझ पे खुद 3 हमले हुए हैं जनाब स्पीकर, मेरी हवेली के बाद 5 लाशों की तस्वीर है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा IG इस्लामाबाद को जाके तहरीर दी कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने हमला किया खुदकुश, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बंदे मारे। उन्होंने कहा जी इधर मीरान शाह तो हम जा नहीं सकते, शेख साहब कोशिश करो कोई ड्रोन उनको मार दे। ये IG इस्लामाबाद मुझे कहता है कि कोई ड्रोन वाले से रब्ता करो, और ड्रोन से जो आप समझते हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स पे बहुत सारी बातें करते हैं। आप सुबह उठें, जब 2-3 दहशतगर्द मुकाबले में मारे जाते हैं ना, तो आप ये समझ लें ये कैसे मारे गए हैं। आपको सब समझ है कि यहां मुकाबले में कोई नहीं मारा जाता। सबसे ज्यादा बेगुनाह लोग पंजाब में मारे गए हैं ट्रायल हुए बगैर। ये ट्रायल पे आ रहा है, इसमें कुछ बेहतरी की बातें हो रही हैं। जो कुछ इस मुल्क में कानून, ये सारे हम सियासतदान हैं, हम कहते हैं जनाब अली मार्शल्लाह ये वो फलां, एक आदमी का नाम लो जो मार्शल्लाह की पैदावार नहीं है। गिव मी ए सिंगल नेम इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। सर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। मैं पॉलिटिशियन से जब लेता हूं, ठीक है जनाब स्पीकर, इजाजुल हक मेरी तरफ देख के मुस्कुराएगा। इस मुल्क में हर बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं सियासी वर्कर हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं सियासी पार्टी हूं या सियासी आदमी हूं तो मैं अपने आप को धोखा दूंगा। जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत की तख्लीक की, जिन्होंने पाकिस्तान में रोल किया, जो पाकिस्तान में जिनकी पार्टियां बामे उरूज पर पहुंची, 10-10, 16-16 साल हुकूमत की, 8-8 साल, वो सब GHQ के गमलों की पैदावार थे और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार थे। आई चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट। जनाब स्पीकर, आज मुल्क के मामलात 4 नंबर गेट का है। मैं समझता हूं इस काम को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं तो भाई, मैंने कब कहा, मैं तो खुद एतराफ करता हूं मैं मुशर्रफ के साथ था यार। मैं इस करीब तरीन सियासत को तो कभी फरामोश नहीं कर सकता। मैं तो लंबी बात करता हूं। आज बेनजीर, मैं इस्लामाबाद पिंडी की पैदावार हूं। जुल्फकार अली भुट्टो को जुल्फकार अली भुट्टो बनाने वाली नुसरत भुट्टो मरहूम थी। हर रोल, आई सल्यूट हर रोल। जिस तरह जो कुछ बेगम शाह नवाज के रोल के बाद एक तारीख का हिस्सा है जनाबे वाला। एंड आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट वर्कर जिसने भुट्टो को पॉलिटेक्निक में इन्वाइट किया और गोली चली और हमीद शहीद हुआ। बट ये फैक्ट है कि उन्हीं के दौर में ये कहा गया कि DC को बना दो जी,
सेक्रेटरी, अब बलोर साहब बोले हैं, बलोर साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा जनाब सेक्रेटरी जनरल बनाओ इनको। इस मुल्क में जनाब स्पीकर, अगर सैलाब आ रहा है तो फौज है, मर्दमशुमारी है तो फौज है, सखर बिराज का रंग करना है तो फौज है। मैंने सिंध में जनाब स्पीकर टीवी पे फुटेज देखी है, सैलाब आता है, वो क्या होती है, देचके में मां अपने बच्चों को लेके पास पार करवाती है, देचके में और कड़ाई में। मैंने एक एक दो दो बच्चों को सैलाब से निकालते हुए देखा है। ये सारे रेस्क्यू जो हैं, और आज ये जो कुछ हो रहा है जनाब स्पीकर, आप ये, मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूं अल-ऐलान, जानते हुए कि इसमें शायद मैं कोड़ों वाला और कैद वाला और दहशतगर्दी जिसकी हो ही माँ और वो सलाम फेरे और बेगुनाह कलाशनकोफ में 7 साल कैद हो जाए जनाब स्पीकर, 3.5 साल काट के आए और वो भी भावलपुर में। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क को बचाने की, अगर 40 साल मेरी सियासी जद्दोजहद के बाद, ये मैंने आपके मौजूदगी में कहा, मैं एक जेल नहीं बना सका हाई प्रोफाइल की। मैं 7 दफा वजीर रहने के बाद नवाज शरीफ, जमाली साहब, जुनेजो साहब, हर आग के आगे मैंने भीख मांगी कि पिंडी अडयाला से लोग दहशतगर्द फैसले भेजते हैं कि इतने लाख रुपए इसको दे दो। वो कहते हैं जी देना है शेख साहब, मेरे 4 बच्चे हैं। 40 साल से मैं एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर जेल नहीं बना सका, क्योंकि वो चिट आती है, सरमायादार उससे डरता है, और सारे कोर्टों के फैसले जो हैं ये शहरों के अंदर होते हैं। लोग दहशतगर्दों को मिलने जाते हैं, दहशतगर्द उनको फैसला देते हैं। मेरे शहर में जी एक रवायत है कि हम एक दूसरे का अफसोस लेते हैं, एक दूसरे का परसा लेते हैं। 2-3 खुदकुश हमले हुए, मैं उनके वालिदैन के पास गया, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि उन्होंने मेरा पुरसा नहीं लिया। उन्होंने कहा शेख साहब हमारे बेटे ने जो कुछ किया हम उससे मुतमिन हैं। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं, आपका 15-14, इस दिमाग के अंदर जो एक तब्दीली आ चुकी है, इस दिमाग के अंदर जो एक डिफरेंट लहरें चल रही हैं, उसके लिए सारी दुनिया में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। लेकिन सारी दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस पाया गया है। क्योंकि हमारा रोल क्या था, जब रूस आया, प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, आप बात कीजिए शेख साहब। जनाब अली, जब रूस आया काबुल में, अफगानिस्तान में, तो उसामा बिन लादेन के जो क्रूज मिसाइल ने बैंकर्स तबाह किए वो अमेरिकन ने बनाए थे। जो अमेरिकन दाढ़ियां रख के ट्रेन देते थे मुजाहिदीन को, सब लोग मुजाहिदीन हमने बनाए। मैं, अगर उस दौर के आप पीसी होटल्स और दूसरे जगहों के डेटा निकालें तो 80%, 90% जो उनकी क्या कहते हैं होटल्स की अकोमोडेशन थी, देवर अमेरिकन। कौन लोग थे जी जो उसामा बिन लादेन को मिलने नहीं चाहते थे? हम ही में से थे। पैसा हमारी कमजोरी थी, और पैसे के लिए हम दुनिया के हर मुल्क में जाके लड़ रहे हैं जनाब स्पीकर। सीरिया में जो अमन आया, वहां दोनों मकतबा फिक्र के लड़ने वाले, पैसों से लड़ने वाले लोग पाकिस्तान, काबुल के रास्ते वापस आएंगे। सारा आलम इस्लाम जिस तबाही से गुजर रहा है कि मदीना शरीफ में धमाके हुए हैं जी, खाना काबा के गुलाफ को आग लगाने की नाकाम नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोशिश की गई है। सो पाकिस्तान में जनाब स्पीकर कोई इतना बड़ा रिलीजियस, कोई इतना बड़ा प्याम्बर मैं कह रहा हूं, पैगाम रसां, जो इन लोगों को समझाए कि ये जंग किसी और की हम ना लड़ें, हम किसी और की जंग ना लड़ें। और मैं इसकी हमायत करने के साथ साथ आज नवाज शरीफ साहब से पहला मुतालबा करता हूं कि जो लोग खुफिया कैंपों में रखे गए हैं उन सबको रहा कर दिया जाए। जिन अदारों ने रखे हैं वो रहा कर दें खुदा के लिए। और इतने लंबे हाइड आउट, 6-6 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, ये बैगेज जो है इसको क्लियर करने की, मैं
एक आदमी का नाम नहीं लेता, मैं वजीर था जनाब स्पीकर, मैंने कहा कि मैं इसको हाइड आउट में मिलना चाहता हूँ। मैंने उसको सलाम अलैकुम कहा, तो फिर मेरे पे इतना असर हुआ, उस खालिद यहाँ से पिंडी से पकड़े गए थे, तो मैंने पानी मांगा, तो उस दहशतगर्द ने मुझे कहा कि दाएं हाथ से पीना। मैंने कहा, मुझे कहता शेख रशीद दाएं हाथ से पीना। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं शेख रशीद हूं? कहता मैं टीवी पे आपकी आवाज सुनता हूं और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि दाएं हाथ से पानी पियो। दे आर ऑल कॉन्फिडेंट। ये जो आप कोटें बना रहे हैं, जो अपने आप को फोड़ रहे हैं, जो अपने आप को उड़ा रहे हैं, जो आपको फांसी के तख्तों पे चढ़ा रहे हैं, आई विश कि आपने उनकी दिमागी ज़हनी हालत को देखा हो। वो क्या शेरपाव साहब, एक बंदे का नाम बताया था आपने, जो पहला जेल का बंदा, नेक मोहम्मद का पहला जनाजा हुआ है, मामूली। देखें ये सारे लोग कौन थे जनाब स्पीकर? मैं अगर बताऊंगा तो क़यामत आ जाएगी। मैंने सूफी मोहम्मद के साथ बहुत सारी नेकियां की होंगी। ये बेचारे 15-15, 14-14 हज़ार रुपए पे नौकरी करने वाले लोग थे। ये इस्लामाबाद में बहुत नामवर लोग फ्रूट की रेडियां लगाते थे। ये क्या तूफान आ गया आज के हमारे साथ हालते जंग में आ गए। अगर आप देखें कि इस्लामाबाद में कौन कौन शख्स कहां कहां फ्रूट की रेडी लगाता रहता था, तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमने अरबों डॉलर लगाए इस बंदे के लिए जो यहां 700-800 रुपए की दिहाड़ी लगाता था। और जनाब स्पीकर, ये जितने बड़े हालात, अगर आप ये समझ रहे हैं, कोर्ट हमारी, मैंने आपसे पहले कह दिया, पहले दिन कह दिया था, पहले दिन जनाब स्पीकर मैंने आपको कहा था मैं इसका फुल फ्लेज आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन क्या इससे नतीजे निकलेंगे जी? सवाल यह है कि जजेस के जो इस मुल्क में सारे लोग, सब सियासतदान कोर्टों के मामलात से वाकिफ हैं, क्या हम इस मुल्क में इंसाफ ला सकेंगे? जनाब स्पीकर, मेरे मुंह में खाक, अगर इस मुल्क में इंसाफ आम ना हुआ तो इस मुल्क को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे और लोग ये समझेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए गन हमारी इंसाफ देगी। और इस इंसाफ के लिए जनाब स्पीकर, दुनिया में हम 4 मुल्कों में आ गए जिनके बारे में लोग प्रिडिक्शनें कर रहे हैं, पेशन गोइयां कर रहे हैं कि 2025 कैसा होगा, 2026 कैसा होगा, 2017 कैसा होगा। इस असम्बली में जनाब स्पीकर इस हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं थी। ऑनेस्ट टू गॉड, किसी ने एक सफ़ा भी आपकी तरफ नहीं फेंका। आई विश के तमीना दौलताना का रिकॉर्ड आपके सामने होता, एहसन साहब हमारे दोस्त हैं, उसका रिकॉर्ड आपके सामने होता। ये ऐवान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM ने चलाया, वरना यहाँ की कोरम की हालत बड़ी खस्ताबे थी, बड़ी नागुफ्ताबे थी। मैंने किसी असम्बली में कोरम की सूरत, और अगर ये मखसूस नशिस्तों की मेरी बहनें या बहनें कहीं कहूँगा ना होती तो शायद इस असम्बली का कोरम ही ना कभी पूरा होता। और इन्होंने कोई दिल से अपोजिशन नहीं की। हमारे लोगों ने अगर दिल से अपोजिशन की होती, यहाँ चाय पीने बैठ जाते, तो ये आज कारकर्दगी जो है वो इसकी सूरत हाल नहीं होती। मैं 3-4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, खत्म होने से पहले। यहाँ हर आदमी अपनी गोली बेचता है, हर आदमी जनाब स्पीकर, हर आदमी ये बात करता है पाकिस्तान पाकिस्तान। ये बाबा, हम गैर मुल्की माल खाते हैं, हमारे मुंह में खंजीर लगे हुए हैं, हम रॉ के एजेंट बनते हैं, हम गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करते हैं। उस आदमी को कोई हक नहीं पाकिस्तान के बारे में बात करने का जिसकी एक व्यू क्लियर ना हो कि उसने पाकिस्तान के साथ जीना है, पाकिस्तान के साथ मरना है और इस्लाम का आला काला रसूल अल्लाह का अलम बुलंद करना है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ मैन। और अगर जनाब स्पीकर, अगर आप ये समझते हैं, मैं शेरपाव साहब को, अपने भाई जमात वालों को, इनको कह चुका हूं कि बच्चे जवान हो गए, यहां लोगों ने शादियां की हैं। आप अगर ब्रिटिश में जाएं तो आपको शरीयत मिल जाती है क्योंकि आपने शादी कर ली है। मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, क़यामत आ जाएगी कहना, जो अपनी, जिनकी औलाद बच्चे जनने के लिए लंदन और अमेरिका जाती हैं फॉर पासपोर्ट। और जब मैं ढाका में खिताब कर रहा था, ढाका यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने कहा कि हम धान की फसलों में बच्चों को जन्म देती हैं, चावल के पानियों से अपने बच्चे को नहलाती हैं, और आप लोग 1-1 महीने पहले लंदन और अमेरिका जाके बैठ जाते हैं।
इस तजाद को ख़त्म करें जनाब स्पीकर। केपीके और फाटा में सभी दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करें। मैंने 3 स्टडी की हैं। एक अपने ऊपर जो रैकी थी, उन्होंने 22 दिन रैकी की। एक मेरे शहर में और वाकया हुआ, उसने रेडी लगा के 27 दिन रैकी की शाह साहब के लिए, और 27 दिन जब उसको पता लग गया कि इस टाइम मदरसे का बंदा उसको मारने आता है, पढ़ाने आता है। और जो 4 लास्ट माई पॉइंट जनाब स्पीकर, इसकी 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1, जो पाकिस्तान से बाहर बैठा फैसला करता है कि हमने ये स्कूल में, पेशावर स्कूल में इन केस हमला करना है। नंबर 2 टीम उनकी जो है वो इसका पूरा प्लान सेटअप करती है कि ये कैसे हो। नंबर 3 वो टीम सिलेक्ट करती है जाके कि हु विल ऑपरेट। और नंबर 4 जो 3 डिफरेंट पार्टियां ऑपरेट करती हैं, एक ऑपरेट करने वाली पार्टी को दूसरे का नहीं पता होता, दूसरे को तीसरे का नहीं पता होता। और जनाब स्पीकर, हादसा किसी वक्त भी हो सकता है इस मुल्क में, हादसे का कोई वक्त का तयन नहीं है। और आप देखें, आप 23 मार्च की परेड कर रहे हैं, सारी पिंडी की छतों पे आपने गन्ने लगा दिए, सारी पिंडी की छतें, मुझे इस्लामाबाद का नहीं पता, हर ऊंची छत पे एक आपने। और आपको मालूम है जो मुशर्रफ एंटी एयरक्राफ्ट गन से बच गया, वो सौके अदरीस के ऊपर लग गई थी, उसको चाय आ गई और वो गन चल गई, और ये पिंडी मरी रोड के ऊपर फिट हो गई हुई थी। और एक दूसरा कैप्टन जो था जिसकी पकड़ी गई गन, वो भी यहीं से पकड़ी गई। मैं जनाब स्पीकर आपसे इस्तदा करूंगा कि अपने अदालती निज़ाम को बेहतर करें। ये 2 साल मिल रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बेहतर और आसान मसले किए जाएं और बेगुनाह लोग इसमें ट्रायल ना हो। और सबसे बड़ा बेगुनाह मैं आपके सामने हूं कि एक आवारा कलाशनकोफ में मुझे 7 साल कैद हुई, जिसकी 3.5 साल मैंने भावलपुर में काटे, और एक झूठे मुकदमे में मेरा कोर्ट मार्शल कर्नल अदीम ने मुझे 1 साल कैद और कोड़े लगाए। मैं आपका मशकूर हूं और मैं इस बिल की हिमायत करता हूं। जी सैयद